हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते, छोटी आंख वाले गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। कि हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ तो भी ऐसा ना हो जाए, है ना। ऐसे मतलब आंखें छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर से आए हैं, चाइना से आए हैं, है ना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2026 में भारतीय होने की परिभाषा क्या होनी चाहिए? एंजल चकमा की हत्या के बाद एक बार फिर से इस सवाल को लेकर सोचना चाहिए। क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी को यह पोस्टर लेकर खड़ा होना पड़ता है, मैं भारतीय हूं, चाइनीज नहीं? क्या इस पोस्टर को देखकर किसी को शर्म भी आती है? एंजल चकमा की हत्या ने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में यह बहस छेड़ दी है। वे पूछ रहे हैं कि वो क्या करें कि आपको यानी उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को, पश्चिम भारत के लोगों को भारतीय नजर आएं और वे भारतीय माने जाएं। उन्हें क्यों जंतर मंतर पर आकर देश से सवाल करना पड़ रहा है कि उन्हें कब तक इस तरह से देखा जाएगा? यह कुछ और नहीं, नस्ल भेद है। परिभाषा में भले जातिवाद और नस्लवाद में अंतर हो, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव में अलग हो, लेकिन इसके आधार पर भेदभाव का असर, मनोवैज्ञानिक असर, दिलो दिमाग पर असर बहुत अलग नहीं होता। जिसकी पहचान इस आधार पर की जाती है वह तमाम पहचानों और प्रमाण पत्रों के बाद भी अकेला, निहत्था और लाचार हो जाता है। मैं सभी भारतवर्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय होने का परिभाषा क्या है? What is it that defines an Indian? What is it that we Northeasterners have to do to prove that we are Indians? Do we have to have a separate kind of a certificate, or do we have to have it etched on our forehead? या फिर सर पे या फिर मत्थे पे लिख के चले कि हाँ हम लोग भी भारतीय हैं? यह सवाल पहली बार हमारे सामने नहीं है। भारतीय कौन है? क्या एंजल चकमा के साथ जो हुआ, पूर्वोत्तर के लोग जो महसूस कर रहे हैं, उन्हें नेपाली, चाइनीज, चिंकी, मोमो कहने की सोच कहां से आती है? उसकी ईमानदार पड़ताल कीजिए तो जवाब मिल जाएगा कि आपके दोस्त, आपके माता पिता, रिश्तेदार, बुजुर्ग, इन सभी से होता हुआ इस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों से भी आप तक पहुंच रहा है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है बोले विदेशी। उसी समय आलोचना हुई कि यह बयान अच्छा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि गणेश जी की मूर्ति कहां से आ रही है, चीन से आती है। चीन के लोगों को छोटी आंखों वाला बताना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक था, और खतरनाक इसलिए क्योंकि भारत में भी इसी रंग, रूप, रेखा और स्वरूप के लोग रहते हैं। आप दिल्ली में ही पूर्वोत्तर के किसी छात्र से, महिला से पूछ लीजिए, बता देंगे कि उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ तो भी ऐसा ना हो जाए, है ना। ऐसे मतलब आंखें छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर से आए हैं, चाइना से आए हैं, है ना। तो ये चीजें मतलब सबसे पहले तो माँ बाप को अच्छा शिक्षा देना होगा, स्कूलों में अच्छी शिक्षा देना होगा, और ऐसे माँ बाप को यही मतलब बच्चों को शिक्षा देना होगा कि बच्चे इतने मतलब हमारे बच्चे जो है दूसरे बच्चों पे या दूसरे किसी भी नागरिक पे ऐसे गलत व्यवहार ना करें। छोटी आंखों वाले गणेश जी, छोटी आंखों वाले पूर्वोत्तर के लोग, आपको दोनों में कोई अंतर दिखा? क्या बीजेपी ने, आरएसएस ने, गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की आलोचना की थी? नहीं की होगी। अगर जमकर की जाती तो यह संदेश जाता, किसी को भी छोटी आंख वाला नहीं कहना चाहिए, पूर्वोत्तर के लोगों को चाइनीज और नेपाली नहीं कहना चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के समय गणेश जी की बनाई जाने वाली तरह तरह की मूर्तियों का ही स्मरण कर लेते तो यह बयान नहीं देते। उन्हें पता है कि गणेश जी की मूर्ति कला को खेल से लेकर जीवन के हर पहलू से जोड़ दिया जाता है। वे किताब पढ़ते दिखते हैं, वायलिन बजाते दिखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लैपटॉप पर काम करते हुए बनाए जाते हैं। इसके बाद भी उन्होंने छोटी आंखों वाले सोच के लिए गणेश जी का सहारा लिया। छोटी आंखों का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान है कपड़ों से पहचानने का। मैं ये क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि नफरत की राजनीति ने आपके दिमाग को भोथरा कर दिया है। आपके भीतर जो जहर है, भेदभाव के शब्द हैं, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर उसे हथियार बना दिया है, और आपको लगने लगा है कि मोदी जी कह रहे हैं तो वह सही है और हम भी ऐसा कह सकते हैं। बिना उनके और उनके मंत्रियों के ऐसे बयानों को याद किए हुए, उनके असर को समझे बिना आप एंजल चकमा के साथ की गई टिप्पणी की निंदा नहीं कर सकते। एंजल चकमा की हत्या के बाद लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई को क्यों कहना पड़ा वे चाइनीज नहीं भारतीय हैं? गौरव गोगोई ने ही प्रधानमंत्री मोदी के छोटी आंखों वाले गणेश जी के बयान की निंदा की थी। तब गौरव ने यही कहा था और यही हो गया। गौरव ने कहा कि ऐसे बयानों के कारण हमले बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर से आने वाले छात्रों के लिए ऐसे बयानों को सुनना किसी यातना से गुजरने के जैसा होता है। I read somewhere that Honorable Prime Minister Modi, while referring to China, made light of the physical features of the people of China, especially with respect to the shape and size of their eyes. Let me educate the Honorable Prime Minister that when young men and women, boys and girls, come from the Northeast to different parts of India, they are often teased for that very same physical features. This kind of language only perpetuates the harassment and the language that is used to taunt and tease the people of the Northeast. By all means, the Prime Minister has the right to focus on various problems between India and China with respect to the trade deficit and the border situation. But I must ask him to be also sensitive on these matters, because these matters have caused a lot of trauma for people, young people of Northeast, who often talk to me and complain to me about how they feel
when they come to Delhi, Bombay, Pune. यहाँ किसी गोदी चैनल ने आपको याद दिलाने का प्रयास किया कि एंजल चकमा को जो कथित रूप से कहा गया, जो बात दिल्ली से लेकर देश भर में पूर्वोत्तर के लोग दिन रात किसी ना किसी बहाने सुनते रहते हैं, वैसी बातें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एंजल चकमा की हत्या पर कुछ नहीं कहा क्योंकि तब छोटी आंखों वाले गणेश जी का बयान याद दिलाया जाता? हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि एंजल चकमा को कथित रूप से जो भी कहा गया उसे किस तरह से राजनीति में, घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और मीडिया में मान्यता दी जा रही है और लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। जितना आप इंडियन है हम भी उतना ही इंडियन है, तो आप लोग हमारे साथ मतलब ऐसा बर्ताव मत कीजिए क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लगता है। अगर आप कोई कहता है कि नेपाली और चाइनीज मतलब ऐसे कुछ मतलब रेशियल कुछ ऐसे बोल देते हैं शब्दों का, ऐसे लगता है कि मतलब कितना बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, हम उस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ के जैसे मेनलैंड इंडिया में है, यहाँ के जैसे लोगों के जैसे यहाँ के लोग मतलब घूम पाते हैं खुले मतलब आज़ादी से, लोग कुछ नहीं बोलते हैं उनको, हम भी इसी तरीके से फ्रीडमली जीना चाहते हैं क्योंकि हम भी एक ह्यूमन है। सबसे इंडियन होने से पहले तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन है ना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आए पूर्वोत्तर के लोगों के हाथ में पोस्टर देखकर ही अफसोस हो रहा था कि हमने इस देश को, इस देश के अल्पसंख्यकों को जिनकी संख्या में कम है, उन्हें कहां पहुंचा दिया। भारतीयता की हमारी समझ कहां खो गई। Today we all are gathered here in order to remember our beloved brother Enjal Chakma, who was killed after racial attack. कायदे से 28 दिसंबर के इस प्रदर्शन में पूरी दिल्ली को होना चाहिए था, लेकिन यहां ज्यादातर पूर्वोत्तर के ही लड़के लड़कियां नजर आ रहे थे। उनके भीतर इस बात को लेकर रोष है कि एंजल चकमा को मोमो कहा गया, चाइनीज कहा गया। आपको चक दे इंडिया फिल्म याद होगी। इस फिल्म में लड़कियों की टीम में अलग अलग राज्यों से आई खिलाड़ियों को तरह तरह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। टूर्नामेंट रद्द होने वाला है, इस हताशा से टीम रेस्तरां में अनमने ढंग से बैठी है। तभी पूर्वोत्तर की दो खिलाड़ियों मौली जिमिक और मेरी रॉल्टे को दो लड़के छेड़ देते हैं। टीम बटी हुई है लेकिन इस बात से नाराज हो जाती है और सारी लड़कियां मिलकर लड़कों की पिटाई करती हैं। बाद में उन लड़कों के लफंदर दोस्त आते हैं, वे भी पीटे जाते हैं। इस घटना के बाद जाने अनजाने में टीम के भीतर एकता आ जाती है क्योंकि सबने मिलकर एक गलत बात का विरोध किया। मेरा सवाल है कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तब क्या उसमें सारा भारत था? भारत या दिल्ली का प्रतिनिधित्व था या केवल पूर्वोत्तर के ही लोग आए एंजल चकमा की हत्या का विरोध करने, चिंकी चाइनीज कहे जाने का विरोध करने? आज के इंडिया में दरअसल आप चक दे इंडिया भूल गए हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शाहरुख खान के किरदार से फाइनल में गोल छूट जाता है तो उसे पाकिस्तानी कहा जाने लगता है क्योंकि वह मुसलमान होता है। बाद में वही कबीर खान लड़कियों की टीम का कोच बनता है और टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। जब बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी पेसर मुस्तफा फिजुर रहमान को टीम से हटाने के लिए कहा तो बीजेपी के नेता संगीत सोम का बयान आ गया कि शाहरुख खान समझ गए हैं सनातनियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। यह कारण नहीं है कि कहीं से कोई उठता है और शाहरुख खान के बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाता है। आप इस फिल्म को दोबारा देखिए और छोटी आंखों वाले गणेश जी को प्यार से अपनाइए। प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह के बयानों की निंदा कीजिए। देहरादून पुलिस भले कहती है कि ऐसी टिप्पणी के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन एंजल चकमा के साथ उसका भाई माइकल चकमा भी था। उसने कहा इस तरह की टिप्पणी की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के कल्याण दास की रिपोर्ट है कि झगड़ा ही इस बात से शुरू हुआ जब एंजल चकमा को चाइनीज कहा गया। ओए चाइनीज, हैव यू कम टू बाय पोर्क? ये अंग्रेजी में लिखा है मगर हिंदी में कहा गया होगा। एंजल के आखिरी शब्द थे कि मैं चाइनीज नहीं भारतीय हूं। कोई भी भारतीय कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसे चाइनीज कहा जा रहा है? आपको याद होगा अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को जब वहां की पुलिस ने मारा तब फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे आई कांट ब्रीथ। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से कितना बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया। पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। हफ्तों संपादकीय लिखे गए, वहां की मीडिया में बहस। क्या भारत के लोग एंजल चकमा के आखिरी शब्द को भूल गए कि वह भारतीय है? फिर पूरा भारत उसके लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ? फिर प्रधानमंत्री मोदी ने चकमा की हत्या की निंदा क्यों नहीं की? बीएसएफ में हेड कांस्टेबल उसके पिता से बात क्यों नहीं की? उनसे देश की तरफ से माफी क्यों नहीं मांगी? The message that we want to give is first to the family of Enjal Chakma. We are sorry for what has happened to Enjal, and we stand in solidarity with you. भारतीयों को चाइनीज ही नहीं दिन रात पाकिस्तानी, तालिबानी, बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहा जा रहा है। सबको पता है किसे कहा जा रहा है। एंजल चकमा की हत्या के पीछे की विचारधारा के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार, समाज, राजनीति में कैसे गलत चीजों को सहते जाना, उनका विरोध नहीं करना किसी को हत्यारा बना देता है और किसी की हत्या करवा देता है। किसी के साथ अत्याचार शुरू हो जाता है। इसका एक और उदाहरण देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छप गई और उस रिपोर्ट में केवल एक लाइन थी, एक लाइन कि नेविल सिंघम नाम के व्यक्ति ने न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है और न्यूज क्लिक अपनी रिपोर्टिंग में चीन की तारीफ करता है। सिर्फ इस एक लाइन के आधार पर लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगा दिया भारत के पत्रकार चीन के पक्ष में रिपोर्टिंग करते हैं, चीन से फंडिंग लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। पुरकायत उसका मालिक है, उसके सारे पैसे थे कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोनी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा पड़ा, 80 से अधिक पत्रकारों के यहां छापा पड़ा। प्रबीर पुरकायत को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इनकी गिरफ्तारी अवैध थी। 7 महीने तक प्रबीर अवैध गिरफ्तारी के आधार पर जेल में रहे। मतलब आप किसी को चीनी एजेंट बता दीजिए, अवैध रूप से जेल में डाल दीजिए, यह भारत की राजनीति हो गई है और देखते रहिए, चुप हो जाइए। जब सांसद, जब सरकार इस तरह की हरकत करेगी तो उसके समर्थक सड़कों पर भी यही करेंगे। जिनके भीतर इस तरह की सोच है, जो पूर्वोत्तर के लोगों को उनकी आंखों, भोजन, भाषा के आधार पर चिन्हित करते हैं, उन्हें हौसला मिलेगा कि वे सही सोच रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार, उनका नेता यही बोल रहा है। आखिर राह चलते स्कूलों के बच्चे कैसे किसी को चाइनीज, नेपाली और मोमो बोल रहे हैं? मोमो बेचने वाले तो यूपी बिहार के लोग भी हैं, खाने वाले भी पूरे भारत के हैं। क्या यह सब बताना पड़ेगा? अगर बताना होगा तो हम सभी को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हम कौन हैं? भारतीय कौन है? Stares that makes you uncomfortable, that makes you question that, oh, maybe I shouldn't be here. But then, of course, I ignored it. But where I live, there are like small children. There is a school nearby. The students that are like studying, they are also calling us Chinky Chinese because like me and my friend, we were going to our hostel and we saw one of the students saying like, oh, see, like Chinky people. And
they're like really small. I think they'll be class 1, class 2. It's so small children. So I think we should work like from, very, very basic. कोरोना के समय दिल्ली में पूर्वोत्तर की एक लड़की पर एक आदमी ने पान की पीक थूक दी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल की छात्रा थी। उसके हॉस्टल के पास की गली में उस आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी, लड़की को कोरोना वायरस कहा और उसके चेहरे पर थूक दिया। क्या इस तरह पहचान के नाम पर नफरत की चोट मुसलमान और दलित महसूस नहीं करते? कोरोना के समय इसी दिल्ली में गोदी मीडिया ने और दिल्ली के तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तबलीग जमात की अलग से गिनती नहीं की। कोरोना का जिम्मेदार नहीं बताया गया फैलने का। केरल में दम तोड़ते वक्त राम नारायण बघेल ने क्या भारत के बारे में कुछ सोचा होगा? स्कूल में रटाया गया गाना याद आया होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया। इसी तरह ओडिशा में बंगाल के प्रवासी मजदूर जुएल शेख को बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया। यह आज के भारत में हो रहा है, आज नहीं कई साल से हो रहा है और 10 साल से बढ़ गया। इसीलिए इस सवाल का सामना कीजिए, भारतीय कौन है? क्या हम साथी भारतीयों को बिना किसी शर्त के, पहचान के, रंग के, नफरत के स्वीकार करने की स्थिति में हैं? और सच बोलिए, क्योंकि हमने इस सवाल का सामना नारों और गानों से करने लग जाते हैं जिसमें हर आदमी अपने भीतर की सोच से बचकर निकल जाता है, झांक कर नहीं देखता। इसलिए इस साल यह मौका है कि हम सोचें कि हमारी नजर में भारतीय होने की परिभाषा क्या है, उसमें कहां गड़बड़ हो गई है, नफरत क्या है। यह मौका 2016 में आया था जब अखलाक की हत्या हुई। यह सवाल 2025 में भी आया जब अखलाक के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने यूपी सरकार कोर्ट पहुंच गई। हमने अपने भीतर की नफरत को पहचानने का मौका बार बार गंवाया। यह सवाल तब भी आया जब जुलाई 2023 में चलती ट्रेन में चेतन सिंह नाम के सिपाही ने बंदूक से मजहब पूछकर 3 लोगों को मार दिया। असगर, अब्बास अली, अब्दुल कादर भानपुर वाला, सैयद सैफुद्दीन और अपने सीनियर टीकाराम मीणा की हत्या कर डाली। कई मुसलमानों के घर मामूली आरोपों में सजा होने से पहले बुलडोजर चला दिए गए, उन्हें गिरा दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। सबने इस सवाल से आंखें मूंद ली कि इस तरह से कहीं कानून का राज चलता है। क्यों आंखें मूंदी? क्योंकि नेताओं ने आपके भीतर अलग अलग तरीके से किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ जहर भर दिया है। समाज के भीतर भी रंग, रूप, भाषा को लेकर जहर की हजारों पुड़ियां रोज बांटी जा रही हैं, जो परिवारों में बंटती हैं। बच्चे सड़क पर जाकर बोलते हैं, जिसके आधार पर भेदभाव का चक्र चलता चला जा रहा है। We face a lot because of our features, irrespective we are good, bad, that doesn't matter to them, but they just get excited, they have to say something and pass by, and which is really, really uncool. It's high time, yeah, we should come as one, just not the Northeastern, because you can't just, the minute you say Northeastern, yes, the eyes are like that, the nose are like that, you can't differentiate it like that, irrespective how you look, where you come from, right? I think we are Indian, we need to be treated equally, one, and secondly, like how much do we know about Northeastern in our subject when we go to school, when we study? I barely remember anything what I studied from my past textbook. I only know Cherrapunji has the highest rainfall in the world. But other than that, what is there in the history? Not much. स्कूल में पढ़ाने से क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को पढ़ा रहे हैं उसकी बात कीजिए। उसे ज्यादा लोग सुनते हैं, यकीन करते हैं, और वो लोग सुनते हैं जो वोट करते हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जो सड़कों पर निकलकर मारपीट कर सकते हैं। आप अक्सर कहते हैं यह इतिहास हमें पता नहीं था, हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। लेकिन स्कूलों में विविधता में एकता, अनेकता में एकता के कितने पाठ पढ़ाए गए, कितने गाने सुनाए गए, उन्हें कैसे भूल गए? इस एक मामले में आप स्कूल को दोष नहीं दे सकते। आपको पढ़ाया नहीं गया। स्कूल में आपको पढ़ाने के नाम पर दिन रात यही सब तो पढ़ाया गया और आप इसी में फेल हो गए। स्कूलों में अनेकता में एकता पढ़ाने का प्रोजेक्ट कब का फेल हो चुका है। स्कूल में आप कैसा भी इतिहास पढ़ा ले, आपके नेता 3rd क्लास बोगस इतिहास खेलते रहेंगे। गोदी चैनल उस इतिहास को इतिहास बताता रहेगा और आपके व्हाट्सएप अंकिल घर घर में इतिहास के नाम पर जहर फैलाते रहेंगे। इसीलिए भारतीयता की समझ बनाने में स्कूल का कोई रोल है? अगर है तो वह फेल हो चुका है। इसकी समझ बिगाड़ने में अगर किसी का रोल है तो वह आज की राजनीति का है, मीडिया का है, जो सफल हो गया है। दीवारों पर लिखे संदेशों को आप स्कूल में छोड़ आए और किसी मुसलमान, किसी दलित, किसी पूर्वोत्तर के लड़के लड़की के खिलाफ वही सब सोचते रहे, कहते रहे जो दोस्तों से मिला, बुजुर्गों से मिला, नेताओं से मिला। यही काम आप भोजन और भाषा को लेकर करते हैं। कभी दक्षिण के नाम पर तरह तरह से जहर भरते हैं, कभी पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों के बारे में धारणाएं करते हैं। इसलिए आप इस सवाल का सामना कीजिए, आपकी नजर में भारतीय कौन है? और इसके लिए फिलहाल गांधी, टैगोर, पटेल, भगत सिंह, बोस, नेहरू के पास मत जाइए। सबको हिंदू और सब हिंदू भारतीय हैं ये कहने वालों के पास भी मत जाइए। भारत और हिंदू एक ही हैं, दिन रात रट लगवाने वालों के पास भी इसका समाधान नहीं। बीजेपी, आरएसएस के नेता भले पूर्वोत्तर के बारे में ना बोले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़ों से पहचानने का बयान दिया था। उनके मंत्री जब तब किसी को चीन का एजेंट तो पाकिस्तानी कह देते हैं। घुसपैठिया कहने का बयान कभी भी आ जाता है। इन सभी बयानों को आप उन टिप्पणियों से अलग नहीं कर सकते जो कथित रूप से एंजल चकमा को लेकर की गई। हर समय किसी को बाहरी, किसी में दूसरा खोजने की इस राजनीति ने भारतीय होने की समझ को स्वाभाविक नहीं रहने दिया। गली गली में गुंडे घूम रहे, कभी चर्च में घुसकर, कभी मस्जिद के सामने डीजे बजाकर तय कर रहे हैं कौन भारतीय है और भारत किसका है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। एक सवाल और है, क्या आप वाकई इस बात को समझने लायक बचे हैं कि किसी की दाढ़ी, किसी की आंखें, किसी की नाक देखकर नस्लभेदी, जातिवादी टिप्पणी करना गलत है? क्योंकि यह सवाल भी ईमानदारी से पूछिए। हो सकता है आपको अब नॉर्मल लगने लगा हो और सही लगता हो। आप जेम्स बॉल्डविन की रचनाओं को पढ़िए, YouTube पर इनके भाषण हैं, उन्हें भी सुन सकते हैं। उनकी एक किताब है नोट्स ऑफ ए नेटिव सन, मैंने नहीं पढ़ी लेकिन पिछले महीने खरीदी है। इस किताब को पढ़िएगा। अमेरिका के बॉल्डविन बताते हैं कैसे उन्होंने नस्लभेद का सामना किया और लंबे समय तक समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ नस्लभेद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। हो सकता है कि सत्ता के मद में चूर उत्तर भारत के सांसद, नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, समर्थक, एंकर, जज, आईएएस, पुलिस को यह बात समझ ना आती हो कि नस्लभेदी टिप्पणियां क्या हैं, जातिवादी टिप्पणियों को कैसे समझा जाना चाहिए, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू समुदाय के बारे में किस तरह से बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको जेम्स बॉल्डविन का उदाहरण दिया। उन्हीं का एक बयान 18 फरवरी 1965 को उन्होंने कैम्ब्रिज यूनियन में एक डिबेट में हिस्सा लिया जिसे नस्लवाद की महान बहसों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो इस बहस को अपना बताकर लाल किले से पढ़ सकते हैं। कम से कम देश को नस्लवाद, जातिवाद की स्थिति में सुनने और कहने की एक भाषा मिल जाएगी। और उन्हें भी जेम्स बॉल्डविन ने कहा था, जब आप 5, 6 या 7 साल के होते हैं तब आपको यह जानकर झटका लगता है कि जिस झंडे के लिए आप प्रतिबद्ध हैं उस झंडे ने आपके प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं रखी है।
आप पर्दे पर फिल्म अभिनेता गैरी कूपर को इंडियंस यानी अमेरिका के मूल निवासियों को मारते हुए देखते हैं। मैं भी गैरी कूपर के लिए चिल्लाता था जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वो इंडियन मैं ही हूं। यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि जिस देश में आपने जन्म लिया है, जिसे आप अपनी जिंदगी और पहचान मानते हैं, उसने आपके लिए कोई जगह नहीं बनाई है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट लागू होना चाहिए कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसे बर्ताव किया ना जाए, क्योंकि इतना पेट्रियोटिक है ना हमारे उधर के लोग। सुबह सुबह जैसे 15 अगस्त होता है, रिपब्लिक डे होता है, इतना 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके प्रभात फेरी करते हैं, मतलब पूरा भारत माता की जय ऐसे मतलब बोलते हैं। वहाँ जाके जाओगे ना आप सर को भी तो इतना मतलब लगता है कि सभी मतलब इतना रियल इंडियन यहीं पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे तो इतना मतलब फ्लैग को भी इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट होता है कि हम रेस्पेक्ट करें, है ना। तो वहाँ पे इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि कहीं से पे पड़ा हुआ भी मिलेगा, वहाँ से उठा के लाएंगे और अच्छे से रखेंगे। ऐसे है कई बार उन्हें भी नहीं पता होता है जो इस हिंसा की राजनीति के शिकार होते हैं और इसी राजनीति के साथ खड़े होने चले जाते हैं, उस राजनीति के काम आते हैं जो दिन रात उनकी पहचान को उभारती है, उन्हें पाकिस्तानी, तालिबानी, बांग्लादेशी, घुसपैठिया कहने के नाम पर अलग थलग करती रहती है। इसी तरह यूपी के किसी दलित को नहीं पता कि धर्म की राजनीति उसके साथ क्या कर रही है। पूर्वोत्तर के लोगों ने भी कई साल से देखा कि भोजन से लेकर भाषा को लेकर उत्तर भारत में क्या चला। समय लगता है सबको हिंसा की जड़ों को पहचानने में, उस हिंसा को, उन टिप्पणियों को समझने में। इतना आसान नहीं है उन्हें कहना। It is such a shame, to be honest, that the Northeastern students have to say it again and again that we are from India. Like, don't call us Chinese, don't call us chinky or whatever the slurs they use. I don't think that anybody like not know about Northeast or how they look. So I think we should stop it. Like the normalizing hate against Northeastern people and the racism, the way they say, "Oh, we are just joking," but no, don't joke about it. Like, हम किसी को नेपाली, चीनी, जापानी, गाली की तरह क्यों कहना चाहते हैं? क्या किसी दूसरे देश का होना गाली है? क्या सिर्फ भारत ही एक देश है दुनिया में? इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है। अमेरिका में भारतीयों ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े, इसे एक सफल प्रयोग के रूप में देखा गया, लेकिन अमेरिका में भी अब भारतीयों के खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लीडिया पोलग्रीन की रिपोर्ट बता रही है। यह रिपोर्ट शुरू होती है टेक्सास के कामयाब डॉक्टर की कहानी से, जिन्होंने हाल ही में हनुमान की मूर्ति की स्थापना की और इस दिन के लिए कई साल इंतजार किया। लेकिन जब हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी प्रांगण के बाहर रूढ़िवादी ईसाई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। टेक्सास में मूर्ति लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। मूर्ति की स्थापना करने वाले डॉक्टर तिमिरसा 50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, धन दौलत सब कमाया, उन्हें लगता था अमेरिका स्वर्ग है, मगर वहां पड़ोसी भी ताने मारने लगे, बाहरी होने का एहसास जताने लगे। यह रिपोर्ट इसी दिशा में बात करती है कि अमेरिका में भारतीयों को अब बाहरी के रूप में देखा जाने लगा है, जो पहले नहीं था। जब ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में बिठाकर हथकड़ियां पहनाकर अवैध भारतीयों को भारत भेज दिया, तब भारत ने किस तरह से विरोध किया या चुप रह गया? आपको पता है, जबकि कई देशों ने इस बात का विरोध किया और ट्रंप ने उन्हें बेड़ियों में नहीं भेजा। बाहरी बताने की यह राजनीति एक दिन घर से लेकर दुनिया को नफरत की आग में झोंक देगी, बल्कि झोंक रही है। हमें यह भी देखना होगा कि इसी समय में दुनिया इस बाहरीवाद से कैसे लड़ रही है। उसी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति मेयर की शपथ ले चुका है, जिसका जन्म दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में हुआ। नस्लीय हिंसा वहां भी बढ़ रही है, मगर वह शहर इस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मेयर चुनकर उसे गले लगाकर जवाब भी दे रहा है। ममदानी वहां से भारत के उमर खालिद को लेकर पत्र लिख रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। जिस दौर में लोग दुनिया को गोबर बनाने में लगे, उसी दौर में ममदानी जैसे लोग ग्लोबल बनाने में लगे। आपको चुनना है, क्या चाहिए, गोबर या ग्लोबल? हम देखना नहीं चाहते, लेकिन देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका विरोध करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को हर घटना की निंदा करनी चाहिए, लेकिन दुनिया यह भी देख रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्रिसमस पर चर्च में क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत में भी इस नफरत और पहचान की राजनीति का विरोध करते रहें और दुनिया भर में करें। एंजल चकमा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, मगर उस विचारधारा को भी पहचानने की जरूरत है जो किसी अविनाश, किसी सुमित, किसी यज्ञराज अवस्थी को हौसला देती है। बरेली के ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक, आशीष, अमन, सूरज और अभिषेक को हौसला देती है कि वे किसी हॉस्टल में घुस जाएं, रेस्तरां में घुस जाएं, जन्मदिन मना रही हिंदू लड़की के मुसलमान दोस्तों को लेकर लव जिहाद का भूत खड़ा कर दें और गाजियाबाद की पुलिस का अफसर खगड़िया बिहार के मजदूर को डराने लगे। उसके पास एक मशीन है जिससे पता चलता है बांग्लादेशी कौन है। इसलिए 2026 का साल आपसे यह मांग कर रहा है कि भारतीयता की परिभाषा को हिंदू होने की परिभाषा के चश्मे से अलग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसका विस्तार कीजिए। इस भारतीयता में हर तरह की आंखों वाले, नाक वाले, कद काठी, भाषा, भोजन वाले लोग हैं। वो गाना फिर से गाइए, लेकिन इस बार समझकर गाइए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।